गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपको हमारे नए ऐप का इंटरफेस कैसा लगा? हमारा नया ऐप आया है, आप सबको पता है। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलर क्लासेस अब से होंगी, आप सबको पता है ये बात। गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद उमंग यादव। नया बैच है, नया ऐप है, सब कुछ नया नया है। बस आपको पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से करते रहनी है, और पढ़ाई आपको नई नहीं लगनी चाहिए। पढ़ाई बहुत पुरानी है हमारी, पढ़ाई से रिश्ता हमारा पुराना है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश की जो हमारा बैच है, कॉम्बो बैच, आप कॉम्बो बैच है और इंग्लिश का बैच है। ये वीडियो सभी के लिए फ्री है, आप कोई भी इसको देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी जनरल लाइफ में हमारी ज़रूरत क्या है इंग्लिश को सीखने की, एग्ज़ाम्स के लिए क्या ज़रूरत है, और एग्ज़ाम के अलावा हमारी जो दैनिक ज़िंदगी होती है उसमें हमारी क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें इंटरनेट की बात करनी है वहाँ पे क्या ज़रूरत है। उस तरीके से हमने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया था आप सब लोगों के सामने। उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी किस तरीके से आपको चलना है। हमारा बैच किस तरीके से चलेगा मैंने आपको ये बताया था। बैच में हम किस तरीके से ग्रामर पढ़ाएंगे, किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ कि बैच हमारा कैसे चलेगा। तो जो लोग कल की वीडियो में नहीं थे, आज जो लोग आए हैं उन सबको बताता हूँ कि हमारा बैच चलेगा कैसे। एक्चुअली में हम शुरू में ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, और ग्रामर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बेसिक इंग्लिश के सीखना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में हर टॉपिक, हर आपका जो चैप्टर है वो अलग है। आपको एवरेज आता है या नहीं आता है, इसका आपका अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन इंग्लिश में फर्क पड़ेगा। आपको वर्ब आती है या नहीं आती है, इस चीज का फर्क आपको टेंस में दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको एडवर्ब के बारे में नहीं पता है तो इस चीज का फर्क टेंस पे दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको नाउन का नहीं ढंग से पता है तो वर्ब में फर्क दिखेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाओगे आप, नाउन का अगर अच्छे से नहीं पता है तो। बेसिक बात क्या है कि इंग्लिश एक दूसरे से पूरे हर एक चैप्टर का रिलेशन है, सब चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसीलिए इंग्लिश में दिक्कत आती है। लोग कहते हैं सर सबसे पहले क्या पढ़ें, ये नहीं समझ आता है, नहीं आता लोगों को समझ कि सबसे पहले क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के बेसिक्स पढ़ने हैं। हर चैप्टर का कम से कम इतना पार्ट पढ़ लो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी इतने बेसिक्स हमें पढ़ लेने चाहिए कि जिससे कि हम कोई भी चैप्टर उसके बाद में उठाएं और हम उस चैप्टर को आसानी से कर पाए। ठीक है, देखो डाउट्स के लिए हम जो हमारा बैच होगा, अगर आप इस बैच को लेने वाले हैं, जितने भी लोग इस बैच में देख रहे हैं, अगर आप इस बैच को लेने वाले हैं तो मैं डाउट्स के लिए आपको बताऊंगा कि डाउट्स के लिए आपको क्या करना है। बेसिकली डाउट्स के लिए आपको बहुत कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे इस बैच में हो तो इस बैच का पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाया जाएगा। टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना देंगे हम, अगर पॉसिबल हुआ तो व्हाट्सएप पे भी बना देंगे, ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, और उस ग्रुप में मैं खुद भी एक्टिव रहूंगा डेली। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं घंटों उसी में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को टीचिंग भी करनी है, आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट भी बनाना होता है, सब काम करने हैं। लेकिन हाँ, मैं डेली जरूर देखता रहूंगा कि उस ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डाउट्स अगर कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा डाउट है जो बाकी लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। इंग्लिश के ग्रुप का मतलब इंग्लिश के बैच का एक अलग से ग्रुप होगा। उसके अलावा मैंने बताया ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हम ग्रामर पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम ग्रामर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरी ग्रामर पढ़ते रहेंगे, जैसे ही हमारे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश खत्म होते हैं उसके बाद में कुछ वोकेबलरी की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। वोकेबलरी की क्लासेस मिलना भी आपको टाइम से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे लगभग, उसके बाद में आपको कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब हम ग्रामर भी पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे भी हम कॉम्प्रिहेंशन को साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, उस टाइम पे भी हम उसको साथ साथ लेके चलेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन को हम साथ साथ लेके चलेंगे, टॉपिक 1 से लेके चलेंगे और लास्ट तक लेके चलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन साथ में चलेगा, लेकिन अलग से जो कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस मिलेंगी वो आपको सेपरेटली मिलेंगी जब हमारे 3-4 टॉपिक हो जाएंगे।
अब बच्चों की एक दिक्कत रहती है भाई, वोकैब की बात कर ली हमने, वोकैब की क्लासेस होंगी, वोकैब में हम इडियम्स भी कराएंगे, फ्रेजल वर्ब भी कराएंगे, वन वर्ड भी कराएंगे, सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ कराएंगे, स्पेलिंग भी कराएंगे, आपको सारी चीजें वोकैब में करा देंगे। अब बात आती है कि हमने कॉम्प्रिहेंशन का भी बता दिया कि कॉम्प्रिहेंशन भी हम कराएंगे। डिस्क्रिप्टिव की मैंने आपको कल भी बताया था कि 10 नंबर का फर्क डाल देता है डिस्क्रिप्टिव, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो या आप हिंदी में लिख रहे हो, ये बात 10 नंबर का डिफरेंस लाती है। तो उस 10 नंबर को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी हम कराने वाले हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर क्या इस बैच से हम इंग्लिश बोल पाएंगे? अगर आप इस बैच में जो ग्रामर पढ़ाई जा रही है और जो वोकैब पढ़ाई जा रही है उसको प्रॉपर पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ने के साथ साथ में, प्रॉपर पढ़ने के साथ साथ में आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करते हो, आप उसको स्पीकिंग में लाने की प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ पढ़ के ही सीख जाओगे, आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिन लोगों को iOS पे बैच नहीं मिल रहा है वो उनको iOS पे एक्चुअली में जाना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट अभी अंडर अपडेट है, उसमें अंडर प्रोसेस है अपडेट। तो जैसे ही अपडेट पूरा होता है तो हमारे सारे बैचेस आपको वेबसाइट पे दिखना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी से अगले 2 से 3 दिन में आपको iOS यानी कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। iOS का ऐप नहीं बनवा रखा हमने, लेकिन वेबसाइट पे आपको सारे बैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा अपडेट हो रहा है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐप हमारा पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, वेबसाइट पे काम चल रहा है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे? आप एक बार ना इन नोट्स की शक्ल देखना, जो मैंने आपको डिजिटल नोट्स देने हैं। पूरे इंग्लिश में जितने लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जितने लोग, अगर ऐसे नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो तो बात करना, बहुत मेहनत करिए इन नोट्स पे, इसलिए जिससे कि आपका ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में ना जाके सीखने में जाए। आपको क्लास में सीखने पे फोकस करना है। नोट्स आपको डिजिटल नोट्स में दूंगा, और जिस तरीके से डिजिटल नोट्स बनाए हैं ना, आप देखते रह जाओगे, गजब के बनाए। आप अभी आगे देखना किस तरीके के डिजिटल नोट्स हैं, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे नोट्स, कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, उस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स वगैरह की चिंता ना करें। अगर फिर भी आप हैंड रिटन नोट्स ही बनाना चाहते हैं तो जो जो आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है, प्लस में जो जो मैं पेन से लिखने वाला हूं वो सारा नोट कर लेना, जो स्लाइड में है वो भी, और जो मैं पेन से लिखने वाला हूं वो भी नोट कर लेना। उतना ही बहुत है, नोट्स ऐसे बन जाएंगे। तो जो आपका सामने लिखा दिखा मिलेगा वो, और पेन से जो मैं लिखूंगा वो, आप इतना नोट कर लेना, आपका काम हो जाएगा नोट्स का। नोट्स को रिवाइज जरूर करना है। पहली क्लास है, पहली क्लास से कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा के जाऊंगा उसको कम से कम 4 से 5 बार, आपको ये लगे ना कि तो सर बच्चों वाली चीज बता दी, उसको भी 5 बार रिवाइज करना। बिल्कुल ऐसा लगे ना एकदम खत्म किस्म की चीज बताई है, उसको भी 5 बार रिवाइज जरूर करना, कम से कम 5 बार। ठीक है अश्वनी जी, ये जो मेरा बैच है ये न सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए, न सिर्फ सीएचएसएल के लिए, न सिर्फ सीजीएल के लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, प्लस सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, सीडीएस में अभी रिसेंटली पेपर हुआ था और मैंने जो पेपर एनालाइज कराया था उस पेपर में आप देखोगे कि जो जो चीजें आ रखी हैं वो सारी की सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं। एक सिंगल चीज उसमें ऐसी नहीं थी जो मैंने ना पढ़ाई हो, सिंगल चीज, एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो मैंने ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो सब कुछ मैं पढ़ाता हूं, तो सीडीएस इससे कवर हो जाएगा। अगर आपको सीडीएस का एग्जाम देना है, इंग्लिश के लिए आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है। सीडीएस का देना है, एनडीए का देना है, या कोई और भी एग्जाम देना है, इंग्लिश यहां से पूरी हो जाएगी, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, इंग्लिश यहीं से हो जाएगी। अब कुछ बच्चों का डाउट है, सर इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे पढ़ोगे तभी तो समझ आएगी। हम जब पैदा हुए थे हमें कुछ समझ नहीं आता था, हम जब पैदा हुए थे हमें मैथ्स भी समझ नहीं आता था। जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे और कोई हमें कैलकुलस दिखा देता था तो हमें वो भी समझ नहीं आता था, लेकिन जब उसको पढ़ा तो उसको समझ गई ना। इंग्लिश को पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। बस आपको इंग्लिश को पढ़ते टाइम देखो, मैं आप लोगों से एक ही चीज मांगूंगा, एक चीज जो मांगनी है वो तो फीस होती है, वो तो बैच अगर आपको लेना है तो आप दोगे ही। वो फीस बहुत छोटी चीज है, फीस बहुत छोटी चीज है। मैं फिर कहता हूँ फीस का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है भाई, जो आपने टाइम इन्वेस्ट करा है ना उस टाइम की वैल्यू होती है। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ पेशेंस। देखो हमें यह समझना चाहिए, पिछले अगर हमने 20 साल में इंग्लिश नहीं सीखी है तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं 2 से 3 महीने देना चाहिए। 4 दिन सीख के जज मत करना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, टाइम देना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। टाइम देने के बाद में अगर इंग्लिश ना आए तो मेरी गारंटी है फीस वापस, सब वापस आ जरूर जाएगी, आज जरूर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। टाइम कितना लगेगा भाई? देखो बैच खत्म होने में लगभग 5 महीने लगेंगे। 5 महीने के अंदर आपका करा देंगे, 5 से 6 महीने। 6वां महीना क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्टिव भी कराना है, डिस्क्रिप्टिव कराना है, इसीलिए मुझे 6वां महीना भी लगा के चलना है। कोशिश करी जाएगी कि सीपीओ से पहले बैच खत्म कर देंगे। सीपीओ का जो प्री का एग्जाम है उससे पहले बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई,
ये मैंने टाइम बता दिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने कल क्या क्या बताया था एक बार बता देता हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन की बात करी थी। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होती है। इंग्लिश की ये सारे एग्जाम्स में होती है, उसके अलावा आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में होती है जो कि CGL CHSL MTS सब में आता है। आफ्टर जॉब जब आपको नोटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, सीनियर्स के सामने जाना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो आपकी इंसल्ट और होगी भाई, बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज ऑफ द मीडिया, इंटरनेशनली अप्रूव्ड लैंग्वेज है। उसके अलावा आपका मीडियम टू गेन एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पूरे नोट्स इसी तरह से शानदार किस्म के दिखेंगे आपको, एकदम कलरफुल। जो 5-5 पेन आप यूज करते हैं, नहीं जरूरत है, यहाँ मिलेंगे सारे नोट्स आपको, यहाँ मिल जाएंगे। जितने अच्छे मैथ्स के डिजिटल नोट्स मिलते हैं आपको, उससे भी बेहतर आपको इंग्लिश के डिजिटल नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश के भी नोट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे, बहुत शानदार मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश के बेसिक्स की, तो बेसिकली होते क्या हैं ये बेसिक्स? किस चिड़िया का नाम है सर? किसी भी लैंग्वेज की फाउंडेशन अगर हमें सीखनी है तो उस लैंग्वेज के जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमें जाननी पड़ेंगी। कि अरे अच्छा, सब्जेक्ट भी कोई चीज होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वर्ब क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट तुमने सुना ही नहीं, ये क्या होता है? कोई कह रहा एडवर्बियल तो सर पता ही नहीं क्या होता है। तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस बैच में, सब कुछ जानने को मिलेगा। कौन सी चीज क्या होती है, क्या आपके लेटर्स होते हैं, क्या आपके अल्फाबेट होते हैं, क्या आपके वर्ड्स होते हैं, क्या आपके सेंटेंसेस होते हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा। एवरीथिंग। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे तक भी चलता है, यूजुअली सैटरडे को क्लास होती है। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स यानी कि ABC, जो हमारे ये सारे लेटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट का मतलब समझते हो? सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम बोलते हैं लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर नोट्स यहाँ पे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हिंदी में लिखे हुए हैं, और जो चीजें हिंदी में नहीं लिखी हुई हैं वो मैं हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि हमारा जो समझने का मीडियम रहने वाला है वो हिंदी है। क्योंकि हमें हिंदी आती है, और अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी हमारा मीडियम रहेगा ही रहेगा, तो हम हिंदी से समझाएंगे। इसीलिए इंग्लिश यहाँ पे ज्यादा लिखी मिलेगी, क्योंकि हम बोलेंगे ज्यादा हिंदी। बोलने में हिंदी पर फोकस रहेगा, लिखने में इंग्लिश पर फोकस रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मेडिकल होता है, लेकिन अगर बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तो उसका अब फर्क नहीं पड़ेगा। मेडिकल में अब फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता ना करें। अब बच्चों को डाउट होता है कि सर अल्फाबेट क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं। अगर किसी को डाउट है कि अल्फाबेट क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल समझिए। हिंदी में आपने सुना होगा कि अक्षर होते हैं और वर्णमाला होती है। हिंदी की कितनी वर्णमाला होती है? एक ही तो वर्णमाला होती है। ए से लेके जेड तक जो है वो क्या है? हिंदी की वर्णमाला। वैसे ही ए से लेके जेड तक इंग्लिश का क्या है? अल्फाबेट है। तो जो वर्णमाला होती है उसको अल्फाबेट कहा जाता है। वर्णमाला को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। तो समझे भैया, अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट होता है वर्णमाला। वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। तो फिर सर लेटर क्या होता है? लेटर होते हैं अक्षर। लेटर होते हैं अक्षर, जैसे अ आ इ ई ये होते हैं, वैसे ही ABCD होते हैं। ये होते हैं आपके। देखो, YouTube से 10 दिन के नोट्स बनाए तो भी आपको यहाँ के नोट्स अलग बना लेना, क्योंकि यहाँ पे YouTube से अलग कंटेंट है। यहाँ का कंटेंट और शानदार है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आप देखना, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आप देखते रह जाओगे। तो बेसिकली 26 लेटर होते हैं। अच्छा, 26 लेटर को जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं 52 होते हैं, शुरू के कुछ 13 कुछ शायद आपके स्वर होते हैं। तो जैसे इंग्लिश में, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं और वॉवल होते हैं। जो वॉवल होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हिंदी में स्वर। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है व्यंजन।
इनको बोला जाता है व्यंजन। अगर हिंदी में कुछ शब्द गलत लिख दिया हो तो माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हिंदी शायद उतनी अच्छी लिखना मेरे को नहीं आती है, बोलना आती है। हिंदी मीडियम से ही रहा हूँ हमेशा, बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन बहुत दिन से लिखी नहीं है, तो हो सकता है कुछ हिंदी में लिखने में कुछ हो जाए, बोलने में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 5। भैया इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? 5। यानी कि वोवेल कितने हो गए? 5। और कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21। पूरे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि टोटल होते थे 26, उनमें से 5 हो गए स्वर और 21 हो गए व्यंजन। अब सर कौन से स्वर हैं? तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इनमें आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो ज्यादातर बच्चों को पता होगी। आपके जो वोवेल्स यानी कि जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। उसके अलावा एक चीज और आपको क्या जान लेनी है, इंग्लिश में न सिर्फ आपकी जो अक्षर होते हैं वो होते हैं, देखो अगर कोई भी भाषा है, लिखने के लिए अक्षरों की जरूरत है, लेकिन बोलने के लिए किसकी जरूरत है? आवाज की, साउंड की जरूरत पड़ती है ना भाई। साउंड, मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर मैंने कुछ बोला तो साउंड निकली, मुंह में से क्या निकला? आवाज निकली, तो आवाज होती है, साउंड होती है। तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड होती हैं। अब आप कहोगे सर लेटर तो कम रह गई, ये तो 26 ही थे, आवाज 44 कैसे आ गई? अरे मात्रा वात्रा अलग लगा के बदल जाती है ना आवाज, तो वो आवाज ज्यादा बन जाती है। लेटर तो 26 ही थे, लेकिन आवाज ज्यादा हो गई। और इसीलिए आप देखते होगे कि इंग्लिश में ना आवाज तो बहुत है, लेकिन लेटर, जैसे कि हम च बनाया, ठीक है, च के लिए हमें सी एच लगाना पड़ा, अकेले सी से काम नहीं चल रहा है, अकेला सी तो क कह रहा है या स कह रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारी च की साउंड, अब छ की साउंड निकालनी है, छ साउंड तो नहीं है, इंग्लिश में तो छ जैसा कुछ नहीं है, तो इंग्लिश में सी मिलाया और 2 एच मिला दिए तो साउंड बन गई। तो साउंड बनाने के लिए हमने लेटर जो थे उनका मिक्सचर यूज करा, तो जब हम मिक्सचर यूज करके साउंड बनाते हैं तो साउंड क्या हो जाती है? साउंड हो जाती है ज्यादा। तो साउंड टोटल होती है 44, और 44 में से भी अगर आप कहें तो 25 आपकी वो साउंड होती हैं जो कि व्यंजन होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो 19 होते हैं। तो 25 और 19 आपकी लूसेंट शायद आपसे ये कहे कि 24 और 20 होते हैं, उसकी बात मत मानना, लूसेंट के 2 थप्पड़ लगाना, सही हो जाएगी, क्योंकि लूसेंट को अपडेट करने वाला कोई नहीं है। तो लूसेंट वूसेंट में अगर आपने कुछ पढ़ रखा है गलत सलत तो उसको दिमाग से निकाल देना, 25 और 19 होते हैं। अब आप कहोगे सर ये काम कहाँ आएंगे? ये काम कहाँ आएंगे? जैसे टीचिंग का एग्जाम है, कोई सीडीएस का भी एग्जाम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, अच्छा बताइए इंग्लिश में कितने आपके साउंड्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कितने वोवेल साउंड होते हैं। तो आपको ये वहां काम आ सकते हैं, टीचिंग वगैरह के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, सीजीएल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब्दुल सबीर बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना। बहुत शानदार तरीके से हमारा ये बैच रहने वाला है, और इस बैच में एडमिशन आप जरूर ले लेना। मैं कह रहा हूं आपसे, बैच में इतनी शानदार चीजें रहने वाली हैं। देखो बैच का प्राइस है ना, बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर आपको चीजें अच्छे से सीखने को मिल रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, पहली स्लाइड में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहां पे लिखा है कि विथ लेटर्स, ये जो लेटर्स है ना, इनकी मदद से हम क्या करते हैं? इनकी मदद से हम बना देते हैं वर्ड्स, हम शब्दों का निर्माण करते हैं, अक्षरों को मिलाते हैं और अक्षरों से बना देते हैं शब्द। तो बेसिकली वर्ड्स किससे बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं लेटर से। जैसे कि एक लेटर मैंने लिया आर, एक लिया ए और एक लिया एम, इन तीनों को मिला के मैंने बना दिया राम। क्या बना दिया? राम। ऐसे ही मैंने बना दिया श्याम, एस लिया, एच लिया, वाई लिया, ए लिया, एम लिया, क्या बन गया? श्याम। मैंने सी को लिया, मैंने ओ को लिया, मैंने डब्ल्यू को लिया, और क्या बन गया? काओ। तो बेसिकली जब हम लेटर्स को मिला देते हैं तो उनसे क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है, शब्द बन जाता है। एक बात बताएं, अगर ये शब्द ऐसे ही बनते हैं तो मैंने एक लेटर आपके लिए लिख दिया ओ डब्ल्यू सी, ओ डब्ल्यू सी, क्या ये आपका कोई शब्द है? नहीं, ये तो कोई शब्द नहीं है। तो शब्द होने के लिए सबसे जरूरी है उस शब्द का कुछ मतलब होना चाहिए। यानी कि सिर्फ आपने लेटर इकट्ठे कर दिए तो उससे शब्द नहीं बन जाएगा। शब्द बनने के लिए उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, या तो वो किसी आदमी का नाम बन जाए या फिर किसी चीज का नाम बन जाए, किसी न किसी का नाम उसको बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको बनना पड़ेगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं है तो शब्द की कोई वैल्यू नहीं है।
अगर मीनिंग नहीं है तो शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वो शब्द ही नहीं है। यानी कि अगर आपके सामने कभी भी ये आ जाए कि भैया शब्द होता क्या है, तो शब्द होता है जो हमारे ये जो लेटर्स होते हैं उनका मीनिंगफुल कनेक्शन, सॉरी, मीनिंगफुल जो एक ग्रुप बना देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं शब्द। तो शब्द बेसिकली यानी कि वर्ड क्या होता है, तो मीनिंगफुल कलेक्शन, मीनिंगफुल कलेक्शन। तो हम कहेंगे मीनिंगफुल, या फिर ऐसे लिख लीजिए, आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है इंग्लिश में, हिंदी में लिखनी है तो ऐसे लिख लीजिए कि शब्दों का, सॉरी, अक्षरों का या लेटर्स का वो समूह है जिसका कोई मीनिंग हो, शब्द कहलाता है या वर्ड कहलाता है। इंग्लिश में आपको लिखना है तो ऐसे लिखो, अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का एक वो कलेक्शन जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, शब्द कहलाता है या वर्ड कहलाता है। समझ आ गया भाई वर्ड किसको कहते हैं? और वर्ड से क्या बनाते हैं? वर्ड से बनाते हैं सेंटेंस, सबको पता है। वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है, जिस तरीके के नोट्स और जिस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी, दूसरी कोई किताब टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी प्रैक्टिस के लिए, फिर भी मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कैसी कैसी किताबें पढ़ते हैं, फिर भी उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो बताता रहूंगा कि कौन सी लेनी है। वैसे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो थ्योरी जितनी मैं करा रहा हूं उतनी थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये बात आज रट के रख लो, आपको इतने बेसिक्स भी कहीं नहीं मिलने, रट लेना। जितनी प्रैक्टिस सीट में दे दूंगा उतनी प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलने वाली है। जब इतनी सारी मैं दे ही रहा हूं, अरे टेंस में 15 असाइनमेंट, कंडीशनल में 12 असाइनमेंट, वर्ब में 10 असाइनमेंट, नाउन में 12 असाइनमेंट, ऐसे असाइनमेंट है हमारे पास में। तो और वो असाइनमेंट क्वालिटी असाइनमेंट। देखो एक तो होता है कंटेंट, और कंटेंट के नाम पे कुछ भी पकड़ा दो वो अलग चीज है। क्वेश्चन के नाम पे जबरदस्ती कुछ भी लिख दो वो अलग चीज है। हमने कुछ भी नहीं लिखा है, हमने क्वालिटी कंटेंट बनाया है। देखो आप कंटेंट जो हमारा पढ़े, कम से कम उसको फायदा हो, वो सीख पाए चीजों को, हमने वैसा कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली वर्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन, वर्ड इज अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो अब हमने एक चीज और क्या देखी कि जो शब्द होते हैं ना भाई, जो वर्ड्स हैं, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं। कैसे कैटेगराइज कर देते हैं? इनको हम 9 हिस्सों में बांट देते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखो वैसे तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों शब्द बन जाएंगे, लेकिन अब शब्द को पढ़ना तो है। अब अगर किसी भाषा को पढ़ना है तो शब्द के बारे में तो पढ़ेंगे ना भाई। जैसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द तो बहुत हैं, लेकिन ये शब्द संज्ञा है, ये शब्द सर्वनाम है, ये शब्द क्रिया विशेषण है। तो इन शब्दों को जैसे हिंदी में हम बांट देते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में भी शब्दों को बांट देते हैं। और किस में बांट देते हैं? शब्दों को जब हम कैटेगराइज करते हैं, कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं? 9 हिस्से बना देते हैं टोटल। हम कहते हैं 9 तरीके के शब्द होते हैं। शब्द कितने तरीके के होते हैं? 9 तरीके के होते हैं, ठीक है। नहीं, नोट्स में ये मिट के नहीं मिलेगा आपको, जो लिखा हुआ है ये सब कुछ नोट्स में लिखा मिलेगा, चिंता मत करो। यहां से कुछ भी आपको जो नोट्स मिलेंगे वो ब्लैंक नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको जो नोट्स मिलेंगे वो रिटन नोट्स मिलेंगे। यानी कि जो सब कुछ लिखा हुआ है वो आपको नोट्स में भी लिखा दिखाई देगा। चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, चिंता ना करें, आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। और जो 9 भाग हमने बना दिए, उन 9 भागों को मिला के हम कह देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कह देना जी देखो शब्द बने थे, हजारों लाखों करोड़ों शब्द बन जाते, अब उनको कैसे पढ़ते, नहीं पढ़ पाते। तो हमने क्या करा, अपनी सुविधा के लिए उन शब्दों को कुछ हमने भागों में बांट लिया कि इस शब्द को, ये देखो एक जैसे शब्द हैं, ये किसी के नाम की बात करते हैं तो नाउन हो गए जी, ये देखो नाउन की जगह पा रहे हैं तो प्रोनाउन हो गए जी। अरे ये देखो ये ना एडवर्ब है, ये एडवर्ब जैसी बात कर रहा है, ये क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, एडवर्ब कह दो। ये देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, किसी नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा है, अच्छा क्वालिटी जो भी बताए चलो भाई उसको एडजेक्टिव कह दो, ठीक है। अच्छा ये देखो आर्टिकल आ रखे हैं, अच्छा ये तो ऑल आ रखा है, ये आ रखा है, इनको कहाँ रखें? डिटर्मिनर में रख देते हैं, चलो जी डिटर्मिनर। ऐसे करके हमने शब्दों को क्या करा, 9 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अगर 9 पार्ट में हमने बांट दिया तो उन 9 को हम क्या बोलते हैं? उन 9 को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ आया पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ होता है? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अभी नई नई टाइम पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, लेकिन आपको जो अल्टीमेट पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी आपको आपके एप्लीकेशन पे बैच के अंदर ही मिल जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
कब तक पढ़ाएंगे? बैच मैंने बता दिया 5 से 6 महीने के अंदर बैच खत्म हो जाएगा। सीपीओ प्री से पहले बैच खत्म, चिंता मत करो। ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गया क्या होता है। अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन से हैं? अरे सर बताओ तो सही, 9 कौन से होते हैं? तो देखो ये लिख दिया हमने, 9 ये होते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी होता है नाउन, एक होता है नाउन। इनको सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनको 2 बार डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार तो बेसिक में, इन सब का बेसिक जानेंगे एक बार तो। ठीक है, उसके अलावा फिर इनको डिटेल में नाउन का चैप्टर चलेगा 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास ऐसे। प्रोनाउन का चैप्टर चल गया 7 क्लास चल गया जी। ठीक है, वर्ब चल गया जी 12 क्लास वर्ब चल गया, ऐसे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इनको बेसिक जानेंगे इनका, कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। अरे जब तक नाउन नहीं पता होगा तो टेंस कैसे पढ़ोगे? अरे जब तक आपको एडवर्ब नहीं पता होगा कि एडवर्ब का क्या काम करता है, कौन होता है एडवर्ब, तो पढ़ोगे कैसे? तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इन सबको ऊपर से थोड़ा देखेंगे दूर से। बस ना ऐसा होता है ना, किसी से जब शादी वादी करनी होती है हमें, जब पूरी डिटेल तो जानते हैं हम शादी करने के बाद में, लेकिन शादी करने से पहले हम दूर से ऐसे ताकते रहते हैं ना, हाँ भाई ठीक लग रही है, इससे शादी कर सकते हैं, ठीक लग रही है। तो वैसे ही फिलहाल हमें इनको ऊपर से देखना है, हाँ ठीक लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। उसके बाद में जब बैच में डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, चिंता कर रहा हूं मत, 1% भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ करा देंगे। प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, प्रपोजिशन होता है और इंटरजेक्शन होता है। ये 9 के 9 नाम आपको रट जाने चाहिए। ये 9 नाम हम पूरे बैच में रोज यूज करेंगे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन इन नामों को हम यूज ना करें। तो ये 9 के 9 याद कर लोगे, समझ लेना ये 9 भाई हैं, इन 9 भाइयों को आपको जानना है, पहचानना है, इनसे दोस्ती करनी है। यही वो 9 भाई हैं जिनसे दोस्ती अगर आपने कर ली तो ये इंग्लिश में जब भी कोई बात आएगी तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे। ये 9 के 9 अगर आपने अच्छे से जान लिए तो ये 9 के 9 हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे, जीवन भर आपका साथ देंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 9 भाई नहीं थे, ये तो 8 ही भाई थे। एक ओल्ड रूल है, एन ओल्ड रूल। ओल्ड रूल का मतलब एक पुराना नियम है। कुछ लोग ऐसा मानते थे, कुछ लोग कहते थे पुराने टाइम पे कि भैया देखो ये ना बकवास बात है कि 9 होते हैं 8 होते हैं। कुछ लोग कहते थे, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि भैया देयर आर, यहां पे आर ऐड कर लेना, देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दे डू नॉट, थोड़े से टाइपिंग एरर रह गए, दे डू नॉट काउंट डिटर्मिनर्स एज, दे डू नॉट काउंट डिटर्मिनर्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। वो डिटर्मिनर को ना पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मानते, वो कहते हैं डिटर्मिनर इनका भाई नहीं है, डिटर्मिनर कहीं अलग का ही है, अरे डिटर्मिनर तो इनका बच्चा है, भाई नहीं है, वो ऐसे मानते हैं। लेकिन नहीं, मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि डिटर्मिनर्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि डिटर्मिनर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। ठीक है, 5 महीने बाद क्लास बंद नहीं होगी, क्लास की वैलिडिटी आपको 2 साल तक रहेगी, चिंता ना करें। मैं बैच को कंप्लीट कर दूंगा, फिर आप वीडियोस को जितनी बार मन आए उतनी बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कितनी बार देखनी है, जितनी बार मन आए देखते रहना। ठीक है, तो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 9 नहीं होते। 8 नहीं होते भाई, 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। कुछ लोग कहते हैं डिटर्मिनर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, लेकिन होता है, होता है, डिटर्मिनर भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो मैंने ये चीजें भी बीच बीच में ऐड कर रखी हैं जो आपकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग सकती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई देखो, हमने वर्ड्स के बारे में जाना कि 9 तरीके के होते हैं, 9 कैसे कैसे होते हैं इनको आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सेंटेंस के बारे में तो समझ लें कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, वोकैब के लिए भी अभी कुछ मत लो, वोकैब भी मैं कराऊंगा सारी, चिंता मत करो आप, मैं करा दूंगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज सेंटेंस। देखो, अगर हमें सेंटेंस की मीनिंग जाननी है, कि सेंटेंस की हमें डेफिनेशन जाननी है, तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख लेना, सेंटेंस भी क्या होता है, जब हम बहुत सारे शब्दों को मिला देते हैं, बहुत सारे शब्दों का समूह, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग हो। अगेन मीनिंग होना चाहिए, अगर मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस सेंटेंस नहीं है। हमने बहुत सारे वर्ड्स लिए उल्टा सीधे लिख दिए तो वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तब है जब उसका कोई मीनिंग हो, जब उसका कोई मीनिंग होगा तो वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस की अगर डेफिनेशन जाननी है तो मैं कह सकता हूं इट इज अ कलेक्शन, या इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन लिखना है एक्चुअली, इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक
कलेक्शन जिसका कोई मीनिंग होता है। इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का एक मीनिंगफुल कलेक्शन होता है। इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है भाई, इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अगर हिंदी में मैं कहूं कि शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस में दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें शुरू से लेके लास्ट तक आपके साथ में चलती रहेंगी, इनको नहीं भूलना है। रोटी भूल जाओ, पानी भूल जाओ, कुछ भी भूल जाओ, लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में मिलता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब भी मिल जाते हैं तो हम कहते हैं एक सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को मिला के हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया? एक सेंटेंस बन के तैयार हो गया भाई। क्या बन के तैयार हो गया? सेंटेंस बन के तैयार हो गया। सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। बताऊंगा अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ा है, नहीं छोड़ा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा, सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है ये भी बताऊंगा, अरे सब्जेक्ट क्या काम करता है ये भी बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट को कैसे पहचानना है, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आता है, ये सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। चल रहे हैं अभी, थोड़ा शुरुआत की क्लासेस हैं, थोड़ा धीरे चलेंगे। एक टाइम के बाद में पूरी स्पीड एकदम 6th गियर हिट करेंगे हम लोग। शुरुआत है, धीरे धीरे चलेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा हम 6th गियर हिट कर देंगे। ठीक है, और आप फिर भी कह रहे होगे चलो आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्लो चलना है क्योंकि हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, अगर थोड़ा सा भागे तो पीछे रह जाएंगे। और हमें कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेना है, साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, इसी स्पीड में चलेंगे। और जिस टाइम पे आप खुद कहने लगोगे कि सर अब हम तेज चल सकते हैं, तब तेज चलेंगे, तब तक तेज नहीं चलेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट जब मिल जाते हैं उसी को हम कहते हैं कि ये हमारा बन गया भाई सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब सेंटेंस की मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये देखो। प्रेडिकेट वाली बात ना बच्चों को ज्यादा मदद नहीं कर पाती है। बच्चे कहते हैं अरे सर सेंटेंस में तो प्रोनाउन भी आता है, सेंटेंस में तो प्रेपोजिशन भी आता है, सेंटेंस में तो एडवर्ब भी आता है, वो कहाँ है? वो सब आएंगे, वो सब आएंगे। प्रेडिकेट क्या होता है बताऊंगा, हर चीज पे मैंने प्रॉपर काम कर रखा है। ठीक है, हर चीज बताऊंगा। ठीक है, हर चीज पे काम करवाऊंगा, चिंता मत करो, एक एक चीज को समझाऊंगा। देखो अगली बार में ये आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन अभी सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं। और सेंटेंस का इंट्रो लेते लेते ये समझ लेना कि सेंटेंस के ये 5 मुख्य भाग होते हैं। इन 5 भाग को अगर आपने समझ लिया तो बाकी सब आसान हो जाएगा। इन 5 भाग को आपने समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। सेंटेंस का एक सबसे बढ़िया भाग होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है ये सब बताऊंगा। सेंटेंस का जो सबसे जरूरी भाग होता है वो होता है वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब बहुत जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी बड़ा जरूरी है। उसके अलावा एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी बहुत जरूरी है भाई। एक होता है हमारा एडवर्बियल, एडवर्बियल सर ये तो पहली बार सुना है सर, ये कॉम्प्लीमेंट क्या नाम हो? और सर कॉम्प्लीमेंट कहां से ले आए सर आप? बताऊंगा, धैर्य रखें, सब बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये भी बताऊंगा एडवर्बियल क्या होता है। एडवर्बियल से अगर थोड़ा सा डर लग रहा हो, सर ये डरा रहा है, आंखें निकाल के दिखा रहा है सर हमको, ये अगर ऐसा लग रहा हो तो एडवर्बियल को इतना समझ लेना ये एडवर्ब ही होता है। ठीक है, एडवर्ब ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। सर आप कहोगे सर प्रेपोजिशन कहाँ है? प्रेपोजिशन तो बड़ा मुख्य है, प्रेपोजिशन से तो इतने सारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बहुत जरूरी है। बताऊंगा प्रेपोजिशन कहाँ है। प्रेपोजिशन इन्हीं में से किसी के अंदर जाके गिरेगा। ऐसे प्रेपोजिशन को उछालो, इनमें से जिसके अंदर जाके गिरेगा ना वो है एडवर्बियल।
एडवर्बियल का पार्ट होता है प्रेपोजिशन भी, सब कुछ बताऊंगा। अभी जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना है कि सीधा प्रेपोजिशन पर भाग जाओ या कुछ। अब हमने पांचों जान लिए, अब हम शुरू से शुरू करेंगे। देखो पहले सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे क्या होता है बेचारा, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। देखो अब आगे देखते हैं क्या जानना है। अगला अगला हमें जो पार्ट जानना है वो है सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखिए ये होता है सब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं बार बार, स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत में सबको साथ लेके चलना है, इसीलिए स्पीड थोड़ा सा हमें लिमिट में रखनी पड़ेगी भाई। यू शुड अंडरस्टैंड, मैं तेज भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो बेसिकली सब्जेक्ट की बात अगर हमें करनी है तो सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। क्या होता है सर सब्जेक्ट? अ सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस यूजुअली सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होता है, यानी कि जब हम सेंटेंस में कुछ बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करते हैं। मैंने कहा राम इज ऑनेस्ट, इस सेंटेंस में मैंने किसी पर्सन के ऑनेस्ट होने की बात कही। मैंने कहा राम ईमानदार है, किसके बारे में बात करी? राम के बारे में। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पहचान लिया भाई सब्जेक्ट। मैंने कहा गीता लिव्स इन मुंबई, गीता मुंबई में रहती है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मुंबई के बारे में तो नहीं बात, हम बात कर रहे हैं गीता के बारे में। सीतापुर की गीता मुंबई में रहती है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गीता की बात कर रहे हो। गीता कहाँ रहती है? मुंबई में। मुंबई की बात नहीं की, गीता की बात की। समझने का फर्क है। देखो मुंबई भी आ रहा है, गीता भी आ रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? गीता की बात कर रहे हैं। तो गीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो किसी सब्जेक्ट में, सॉरी, किसी सेंटेंस में जिसकी बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं उसी को। तो अ सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट सर कहां आता है सेंटेंस में? अ सेंटेंस, एक सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट्स विथ द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस जनरली यूजुअली सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो हिंदी में भी मैंने नीचे लिख रखा है, सामान्यतः एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट की बात होगी भाई, सब्जेक्ट की बात होगी। क्लियर है सबको? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राम इज प्लेइंग, किसके बारे में बात कर रहा हूं? राम के बारे में। प्लेइंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, राम के बारे में बात कर रहा हूं। तो राम के बारे में बात कर रहा हूं, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखो हाईलाइट भी कर रखा है, आपको हाईलाइटर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ करके दे रहा हूं, आप लोगों को चिंता ना करें। दे विल रीच हियर टुमारो, वो यहां कल पहुंचेंगे, वो यहां कल पहुंचेंगे। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उनके बारे में, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दे विल रीच हियर, दे विल रीच हियर, वो यहां कल पहुंचेंगे। तो दे के बारे में बात की, तो दे आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है? क्या सर एडवर्ब एक सब्जेक्ट बन जाएगा? क्या सर एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट बन जाएगा? क्या सर हम किसी प्रेपोजिशन को सब्जेक्ट बना दें? नहीं बना सकते, मजबूरी है, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बन सकता है या फिर कोई प्रोनाउन बन सकता है। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे जो आएगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कुछ नहीं होगा। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। अब जब सब्जेक्ट की बात करिए तो अभी सब्जेक्ट के साथ में उसका भाई भी दिख रहा था हमें, प्रेडिकेट। बिना प्रेडिकेट के तो कुछ है नहीं ना मुमकिन, तो प्रेडिकेट भी हमें जरूरी है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कहते हैं वो प्रेडिकेट है। जैसे मैंने कहा राम खेल रहा है, किसके बारे में बात की? राम के बारे में। और राम के बारे में क्या बात की? कि खेल रहा है। मैंने कहा गीता मुंबई में रहती है, किसके बारे में बात कही? गीता। तो गीता सब्जेक्ट, और क्या बात कही? कि मुंबई में रहती है। तो मुंबई में रहना क्या हो गया? प्रेडिकेट। मैंने कहा कि राधिका एमईए में जॉब करती है, तो राधिका क्या हो गया? सब्जेक्ट। और एमईए में जॉब क्या करना क्या हो गया? प्रेडिकेट। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हो गया? किसके बारे में बात की? मैंने अपने बारे में बात की। और मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश पढ़ाना, मेरा इंग्लिश पढ़ाना क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट। एडवर्ब क्या होता है सर? अनुज एक एक चीज बताऊंगा कि एडवर्ब क्या होता है, हर चीज। जब सब्जेक्ट को इतना अच्छे से बता रहा हूं तो बाकी सबको भी अच्छे से बताऊंगा, चिंता ना करें, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के बारे में समझ आ गया। तो हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं वो सब प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमने कहा, चाहे अच्छी बात कही, चाहे बकवास कही, चाहे कैसी भी बात कही, वो सब कुछ क्या है? प्रेडिकेट है ना भाई? प्रेडिकेट।
जैसे मैंने कहा राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये पूरा क्या हो गया, बात किसके बारे में की, राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और राम के बारे में बात करी कि राम एक ईमानदार आदमी है, तो राम ईमानदार है, तो राम का ईमानदार होना क्या है, प्रेडिकेट। तो राम के बारे में बोला है तो राम सब्जेक्ट, और राम के बारे में क्या बोला गया है कि वो ईमानदार है, तो दूसरी वाली बात क्या हो गई, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में फर्क। जैसे मैंने कहा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ठीक है, तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, तो यहां से विल से लेके पूरा, ये थोड़ा सा हाईलाइट कम रह गया है, इस भी इसमें आएगा, विल भी इसमें आएगा, तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ये पूरा का पूरा क्या है, किसके बारे में बात की, उनके बारे में, और वो कल क्या कर रहे होंगे, उनके बारे में हमने कहा कि कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हमने बात की उनके बारे में, और क्या बात की कि क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो उनका क्रिकेट खेलना क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये बेसिकली आ जाता है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने शुरू में एक चीज दिखाई थी, एक चार पांच चीजें दिखाई थी, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, तो सब्जेक्ट को तो हमने अलग से पढ़ लिया भाई, ठीक है। अब ये जो बाकी के जितने बचे हैं ये सारे के सारे प्रेडिकेट के अंदर आते हैं, ये सब्जेक्ट के अंदर नहीं आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर। तो जो भी आगे लिखा हुआ है वो सब कुछ किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है। यानी मैंने नीचे लिख दिया कि वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, सब आऊंगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो चाहे एडवर्बियल हो, ये सब किसका हिस्सा होते हैं, ये सब के सब प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, और जो बाकी के चार पार्ट हैं वो सबका सब किसके हिस्सा हो गए, प्रेडिकेट के हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं सारे के सारे। अब एक प्रेडिकेट के लिए एक बहुत खास बात है, ठीक है, प्रेडिकेट के लिए खास बात क्या है, यहां पर लिख लेना इस चीज को, अ प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट मस्ट हैव अ वर्ब, मस्ट हैव अ वर्ब, एक प्रेडिकेट के पास में वर्ब का होना अति आवश्यक है। जितना हमारे पास में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम खत्म, जितना हमारे लिए पानी जरूरी है उतना ही किसी प्रेडिकेट के लिए वर्ब जरूरी है। तो प्रेडिकेट के लिए क्या जरूरी है, एक प्रेडिकेट के लिए वर्ब होना बड़ा जरूरी है। तो उसके पास में वर्ब नहीं होगी तो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट मर गया तो सेंटेंस मर गया, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के पास में प्रेडिकेट का होना जरूरी है। इसीलिए कह देते हैं अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, किसी भी सेंटेंस के पास में वर्ब का होना जरूरी है। तो सेंटेंस के पास में वर्ब का होना जरूरी है, यानी कि प्रेडिकेट के पास में वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। गोविंद सिंह चौहान, टाइम नहीं लगेगा, ये बेसिक्स की 7-8 क्लास होनी है, 8 क्लास लगभग होंगी बेसिक्स की, इनको सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक्स नहीं सीख पाओगे तो फिर आगे दिक्कत रहती है, चिंता ना करें, टाइम नहीं लगेगा। अब ये आपके सामने कुछ 5 सेंटेंस हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। आइडेंटिफाई करो भाई, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करके सारे लोग आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट फटाफट। मैं अपने एंड पे बता देता हूं, देखो विराट प्लेज क्रिकेट, हमने कहा विराट क्रिकेट खेलता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, विराट के बारे में, तो विराट भाई साहब क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और विराट के बारे में हमने क्या कहा, खाना खाता है, घूमने जाता है, क्या करता है, विराट के बारे में हमने कहा कि विराट ना क्रिकेट खेलता है, तो ये पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया भाई, क्योंकि विराट के बारे में हमने क्या कहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, प्रेडिकेट हो गया। सारे लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, सारे सेंटेंस में बताएंगे किसमें क्या है। आगे आ गया ही लिव्स इन दिल्ली, और वो दिल्ली में रहता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ही के बारे में क्या बात कर रही है, ठीक है, ही के बारे में क्या बात करी है हमने, ही के बारे में बात की है कि वो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहना क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया भाई मेरे, तो प्रेडिकेट हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का क्या फर्क होता है, ठीक है। अगला जैसे मैंने कहा विष्णु लव्स रूपाली, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रूपाली के बारे में बात कर रहे हैं या विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विष्णु के बारे में। हम ये नहीं कह रहे रूपाली प्यार करती है, हम कह रहे हैं विष्णु प्यार करता है। तो विष्णु हमारा क्या हो गया, हमने बात की विष्णु के बारे में, तो विष्णु हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एस लिख रहा हूं मैं। और विष्णु क्या करता है, विष्णु प्यार करता है रूपाली से, और रूपाली से प्यार करना हमने विष्णु के बारे में बताया कि विष्णु प्यार करता है, तो विष्णु हो गया हमारा प्रेडिकेट।
उसके बाद में हमारा बट को हम छोड़ देंगे, एक बार को ये कंजंक्शन है, अभी इनके बारे में बात नहीं किया तो बाद में बात करेंगे। आगे मैंने कहा रूपाली विल नॉट मैरी हिम, रूपाली उससे शादी नहीं करेगी। अब किसके बारे में बात की? विष्णु के नहीं, रूपाली के बारे में। और रूपाली के बारे में हमने क्या कहा? तो रूपाली क्या हो गया? सब्जेक्ट। और रूपाली के बारे में हमने कहा कि रूपाली ना उससे शादी नहीं करेगी, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। आगे आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट, आई क्या हो गया? किसके बारे में बात की? पंखे के बारे में बात करिए या मेरे बारे में बात करिए? मेरे बारे में बात करिए, अपने बारे में बात की है, अपन के बारे में बात करिए। तो ये जो आई है ये भाई साहब आपके सब्जेक्ट हैं। और इन्होंने क्या काम किया? ये मैंने काम किया है कि एक ना पंखा खरीद लिया, कल रात को पंखा खरीद लिया, तो मैंने अपने बारे में बताया पंखा खरीदना, तो ये पूरे क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट हो गया। आगे शी गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर, उसको अपने भाई से एक गिफ्ट मिला। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब? सी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई साहब भाई से गिफ्ट मिला है, तो सी गॉट अ गिफ्ट। तो सी के बारे में बात की तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सी के बारे में हमने क्या बताया कि उसको ना एक गिफ्ट मिला है, तो ये पूरा क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पांचवें की बात करते हैं, हीरा इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे हिज कर लेना, इज रह गया ये गलती से, इसको हिज कर लेना, ठीक है। तो हीरा इज डूइंग हिज वर्क, हीरा अपना काम कर रहा है, ठीक है। हीरा ठाकुर, हीरा ठाकुर याद है ना? सूर्यवंशी, सूर्यवंशम, ठीक है। तो हीरा क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीरा के बारे में बात कर रहे हैं, हीरा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीरा भाई साहब क्या है? हीरा भाई साहब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और हीरा भाई साहब कर क्या रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हीरा है, वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? वो अपना खुद का काम कर रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। यहां से हमने एक पैटर्न देखा कि सब्जेक्ट के आगे जो भी बच रहा है वो सारा प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में जो भी बचा सारा का सारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बाद में सारा का सारा प्रेडिकेट हो जाता है। ओके, इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो इसमें एक मैंने फैक्ट और लिख रखा है बीच में, अ सब्जेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रेडिकेंट। कभी कभी जैसे हमने अभी लिखा था कि सेंटेंस क्या होता है, मैंने सेंटेंस के बारे में आपको बताया था कि जब भी एक सब्जेक्ट प्लस में एक प्रेडिकेट मिलते हैं, एक प्रेडिकेट मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। जैसे ये प्रेडिकेट होता है वैसे ही प्रेडिकेंट भी होता है। प्रेडिकेंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रेडिकेंट, कभी गूगल वगैरह करोगे तो दिखेगा। तो कुछ लोग सब्जेक्ट को प्रेडिकेंट भी बोल देते हैं। तो अ सब्जेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रेडिकेंट, तो कभी कभी सब्जेक्ट को प्रेडिकेंट भी बोला जाते हैं, ठीक है। अरे बनोगे इंस्पेक्टर, चिंता मत करना गोविंद चौहान, बिल्कुल भी इंस्पेक्टर बनोगे, बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं लेनी है। तो सब्जेक्ट को कभी कभी क्या कहते हैं? प्रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। जो वर्ब में, देखो वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन करती है, वर्ब में हम काम करते हैं। मैं कह रहा हूं मैं खेलता हूं, खेलना क्या है? मैं कुछ कर रहा हूं, और क्या खेलता हूं? क्रिकेट। तो मेरे एक्शन से कौन अफेक्टेड है? क्रिकेट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, एक ऑब्जेक्ट एक वो शब्द होता है विच इज अफेक्टेड, जिस पर प्रभाव पड़ता है, बाय द एक्शन, किसी के एक्शन से। किसके एक्शन से? वर्ब के एक्शन से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम हिट मोहन। अब एक बात बताइए, ये भाई साहब यहां पे मान लीजिए ये राम है ना, और ये मोहन है बेचारा, ठीक है, मोहन है ये। अब राम ने क्या किया? दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, मोहन को पीटा, मोहन को पीटा। अब जब राम ने मोहन को पीटा तो मोहन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? राम के पीटने का इफेक्ट किस पे जा रहा है? मोहन पे जा रहा है, सीधा गाल पे थप्पड़ पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं किसी को ऑब्जेक्ट मत समझो, ठीक है। किसी इंसान को इंसान रहने तो ऑब्जेक्ट मत समझो। ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं यानी कि जो एक्शन आप उस पर कर रहे हैं ना, आप सीधा उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोहन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। तो मोहन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने कहा आई बॉट अ बुक यस्टरडे, मैं गया दुकान पर, किताब उठाई, खरीद ली। किताब पे फर्क पड़ा? पहले वो दुकानदार की थी, अब मेरी हो गई। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मैंने कहा आई मान लो मैंने किसी से शादी करी, आई मैरिड राधिका, और राधिका पहले किसी की थी, अपने पापा की थी, लेकिन थी, अब मेरी हो गई। तो बेसिकली आई मैरिड राधिका मतलब राधिका पे फर्क पड़ा, तो राधिका क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। होगी कि नहीं ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिस पे एक्शन ट्रांसफर होता है।
तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है, जो वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है, ठीक है, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट, क्या सर ऑब्जेक्ट एडवर्ब को ऑब्जेक्ट बना दें? सर प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना दें? नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट किसे बना सकते हैं? देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, कैन बी लिख लेना, यहाँ पे बी मिस हो गया गलती से, तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन। एक ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है, सिर्फ दो ही चीजें हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम वर्ब्स, यानी देखो वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेती हैं, वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेती हैं या मैं कहूं ले सकती हैं, साथ साथ में आपकी जो प्रेपोजिशंस होती हैं ना वो भी ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो एक तो ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा? प्रेपोजिशंस का। तो वर्ब भी ऑब्जेक्ट ले सकती हैं और प्रेपोजिशन लेती ही हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट ना बोल के कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। ये बात उतनी सही नहीं है, लेकिन जो असली बात है ये है कि प्रेपोजिशंस के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, राम हिट मोहन, ये हिट ना यहाँ पे V2 है, इसको हिट्स मत करना, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पास्ट की। यहाँ पे हिट ना V2 का काम कर रही है, साहिब कुमार, ये V2 का काम कर रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपको पता है तो सेम सेंटेंसेज हैं जो पिछले दिए थे, अब की बार आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा, यही बताना है आपको। एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, अब ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे। जैसे देखो विराट सब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब है, और क्या खेलता है? खेलता है भैया क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलता है? आपको कभी भी वॉट, अगर किसी का वॉट का रिप्लाई मिले, वॉट का मतलब क्या, अगर आपको क्या का रिप्लाई मिले, क्या का उत्तर मिले, वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताऊंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। या फिर कभी आपको हुम का मतलब समझते हैं कौन, ठीक है, हुम, हु नहीं, हुम। तो हुम का भी जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है भाई, ठीक है। कौन ना लिखना, इसे किसे लिख लेना, किसे लिख लेना, कौन में तो हु लगेगा, आप लोगों को डाउट आ जाएगा, तो इसे लिख लो किसे। तो राम किसे पीटता है? राम भैया मोहन को पीटता है, किसे। तो ये जो दो शब्द हैं, इनका जब भी आप आंसर मांगोगे, जब भी इनका उत्तर मांगोगे, तो इनके उत्तर में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो इनके उत्तर में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वाट मान लो चाहे हुम मान लो। तो मैंने कहा विराट प्लेज, क्या खेलता है भैया विराट? वॉट, क्या क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ही लिव्स इन दिल्ली। अब मैंने आपको भी बताया था पिछली स्लाइड में कि जितनी भी प्रेपोजिशन है, उन प्रेपोजिशन के बाद में जो शब्द आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो जितनी प्रेपोजिशन है, उन प्रेपोजिशन के बाद में जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये देखिए, ये प्रेपोजिशन है, तो ये जो दिल्ली है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट में तो वाट और हुम देख लेना, प्रेपोजिशन में वॉट और हुम नहीं देखना है, उसको डायरेक्ट आपको पता ही है। देखो वर्ब में वॉट और हुम क्यों देखना जरूरी होता है? क्योंकि वर्ब के बाद में एडवर्ब भी आता है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है। अब हमें कैसे पता कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो हमें देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वॉट या हुम, ठीक है, वॉट या हुम। तो जब भी वॉट या हुम की बात आएगी तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। प्रेपोजिशन के साथ में वॉट या हुम नहीं देखना है, प्रेपोजिशन के बाद में जो शब्द आता है वो आपका ऑब्जेक्ट ही होता है उसका। आगे देखा, विष्णु लव्स, विष्णु किसे प्यार करता है? किसे, मैंने कहा था ना किसे, किसे मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि हुम। बट रूपाली विल नॉट मैरी, किससे शादी नहीं करेगी? हिम से शादी नहीं करेगी। तो ये हिम मैरी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अरे किससे शादी नहीं करेगी भैया? हिम से शादी नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आगे मैंने देखा, आई बॉट, क्या खरीदा? आई बॉट वॉट, क्या खरीदा, क्या का आंसर है, तो फैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सी गॉट, क्या मिला सी को? सी को मिला एक गिफ्ट, सी को मिला क्या? गिफ्ट मिला। तो गिफ्ट क्या हो गया? क्या का आंसर है? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना भाई?
ठीक है। अब देखो फ्रॉम आपकी प्रेपोजिशन है। अभी फ्रॉम प्रेपोजिशन वाले पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को सेपरेटली पढ़ेंगे बेसिक्स में ही। बेसिक्स में इसकी सेपरेट एक क्लास होगी, उसमें बहुत शानदार चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं अभी वर्ब वाले पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपको ये बताता जा रहा हूं कि ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अभी हम पता है बेसिक्स में फ्रेजेस की बात करेंगे। फ्रेज क्या होते हैं सब समझ आ जाएगा आपको। फ्रेज वगैरह से डर लगता होगा, अरे नाउन फ्रेज क्या होता है भाई साहब, नाउन फ्रेज डर लगता होगा। नहीं लगेगा, थोड़े दिन में आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे क्योंकि आप इंग्लिश मेरे से पढ़ने वाले हैं, सारे डर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली हर ब्रदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे मैंने देखा हीरा इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, यहां पे भी हिज कर लेना उसको, हीरा इज डूइंग हिज वर्क। तो हीरा क्या कर रहा है, हीरा, हीरा क्या कर रहे हो, हीरा कर रहे हैं अपना काम। तो हिज वर्क बेसिकली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया। देखो मैं इतने बेसिक से क्यों शुरू कर रहा हूं आपको बता देता हूं। पहले मैंने सब्जेक्ट पहचानवाया, मैंने प्रेडिकेट पहचानवाया, मैंने ऑब्जेक्ट पहचानवाया। अब हम वर्ब की बात करेंगे, फिर मैं आपसे वर्ब पहचानने के लिए कहूंगा। वर्ब जब हम पहचानने होंगे आपको आसान लगेगा वर्ब पहचानना, जैसे ऑब्जेक्ट पहचानना आसान लग रहा है ऐसे वर्ब पहचानना आसान लगेगा। फिर मैं कहूंगा चलो भाई वर्ब में बताओ कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, दोनों को अलग अलग पहचानो, वो भी पहचान लोगे आप। उसके बाद में मैं आपसे कहूंगा चलो वर्ब पहचान लिया, अब कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट पहचानो, कॉम्प्लीमेंट भी आप पहचानोगे। फिर हम एडवर्ब पहचानने की बात करेंगे। फिर मैं कहूंगा चलो इसमें नाउन पहचानो, नाउन पहचानेंगे। फिर मैं कहूंगा चलो प्रोनाउन पहचान के बताओ मुझे। फिर मैं कहूंगा चलो एडजेक्टिव पहचानो, एडवर्ब पहचानो, प्रेपोजिशन पहचानो, कंजंक्शन पहचानो। जब आप सब कुछ धीरे धीरे पहचान पाओगे तो इसका मतलब है आप एक सेंटेंस को तोड़ पाओगे, मरोड़ पाओगे। सेंटेंस को पकड़ के ऐसे तोड़ दोगे आप। अगर ऐसे तोड़ पाओगे ना तो सेंटेंस के एक एक पार्ट को देख के ये समझ पाओगे कि आप किस सेंटेंस में कहां एरर है, किस सेंटेंस को कैसे लिखना है, वर्ब पहले आएगी या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, एडवर्ब पहले आएगी या वर्ब पहले आएगी, सब कुछ समझ पाओगे। ठीक है, सब कुछ समझ पाओगे। प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट आता है। देखो जैसे कि अगर इसमें देखोगे, इसमें ये पूरा प्रेडिकेट है तो ऑब्जेक्ट कहां है, प्रेडिकेट के अंदर है। प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट के अलावा एक वर्ब भी है कि नहीं। ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के अंदर आता है। जैसे इसमें पूरे में क्या है, ये पूरा प्रेडिकेट है और ऑब्जेक्ट उस प्रेडिकेट के अंदर है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट का एक हिस्सा है, प्रेडिकेट का एक हिस्सा है सिर्फ। ठीक है, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसका हिस्सा जरूर होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं अगर ये बड़ा वाला सर्कल जो है प्रेडिकेट है तो एक हिस्सा मान लीजिए इसका ये हिस्सा है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसका ये हिस्सा है मान लीजिए मैंने दे दिया ये वर्ब है, मान लीजिए ये हिस्सा है ये मैंने कह दिया कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ये हिस्सा मैंने कह दिया कि ये एडवर्ब है। इस तरीके से मैं कह सकता हूं, और पूरा का पूरा क्या है, ये प्रेडिकेट है। ऐसे आप समझ सकते हैं प्रेडिकेट का हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट का हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारी पूरी क्लासेस चलेंगी, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। देखो वर्ब थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ वर्ब के बेसिक्स थोड़े से ज्यादा हैं। ये देखो दूसरी स्लाइड, ये देखो तीसरी स्लाइड, ये देखो चौथी स्लाइड, ये देखिए पांचवी स्लाइड, ये देखिए छठवीं, ये सब वर्ब का पार्ट है। तो कल हम वर्ब के बेसिक्स पढ़ेंगे, आज मैं इसको यहीं रखता हूं। पहली क्लास है इसीलिए छोटी रख रहा हूं, पहली क्लास है इसीलिए थोड़ी सी छोटी रख रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही मजा आएगा शुरू से लेके लास्ट तक, पहली क्लास से और अंतिम क्लास तक ऐसे ही मजा आएगा, लास्ट क्लास तक मजा आएगा। हंसते भी रहेंगे बीच बीच में, अरे हंसना भी तो बहुत जरूरी है, जिंदगी में हंसे ही नहीं तो क्या करेंगे। इंस्पेक्टर लग के, इंस्पेक्टर लग के सड़ा सा मुंह लेके किसी के सामने जाएंगे तो और उसको बुरा लगेगा, आपके सीनियर्स को भी बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। तो सड़ा सा मुंह नहीं रखना है, एकदम हंसते रहना हमेशा ऐसे। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक हंसते भी रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। सीखने को बहुत जल्दी मिलना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा छोटी क्लास रखिए आज, इसलिए रखिए पहली क्लास है, आज पहली ही है कायदे से देखा जाए, क्योंकि पहली क्लास इसलिए कह रहा हूं मैं इसको, आज ही हमने पढ़ना स्टार्ट करा है। जो पहली क्लास थी उसमें से बताया बैच के बारे में, पहली क्लास है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, चिंता नहीं करनी है, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को क्या करना है, अब आपके लिए भी तो कुछ टास्क होना चाहिए ना। आपके लिए टास्क छोटा सा है, ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर नोट्स बना के
प्रॉपर नोट्स बना के आपको क्या करना है, उनको कम से कम 5 बार रिवाइज करना है, 5 बार रिवाइज करना है भाई। चीजें ना ये आसान लग रही हैं, देखो होता क्या है, चीजें शुरू में हमें इतनी आसान लगेंगी, हमें लगेगा क्यों कर रहे हैं इसको, 5 बार क्यों कर रहे हैं, इसको पढ़ने आए थे, हम तो इंस्पेक्टर बनने आए थे, ये हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खेल रहे हैं। खेल नहीं रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं खेल रहे हैं हम, मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूं। और फिर होता क्या है, कब हम बेसिक से उस लेवल पे पहुंच गए जहां आपको समझ नहीं आ रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जहां आपको समझ आ रहा है वही नहीं समझा आपने, तो जो नहीं समझ आएगा उसको कैसे समझ पाओगे। तो हमें जो नॉलेज होती है ना, जो सीखने का प्रोसेस होता है भाई, वो क्या होता है, जो हमें आता है हमें उसको सीख के उसमें से चीजें ऐसी निकालनी होती है जिससे वो सीख पाए जो हमें नहीं आता है। तो जो हमें आता है ना अभी, वो भी हमें 5-5 बार रिवाइज करना है, 5 बार रिवाइज करते रहना, मेरी बात मानते रहना, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, शानदार तरीके से पढ़ते रहना। और जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आपके यार दोस्त परिवार में जो भी लोग हैं, उन सबको सजेस्ट करना ये बैच देखें। बैच में सफिशिएंट डेमो वीडियोस आपको मिलेंगी, एक भी वीडियो में ना इंटेंसिटी में आपको कमी मिलेगी, ना कंटेंट में आपको कमी मिलेगी, ना समझाने में आपको कमी मिलेगी। शुरू से लेकर लास्ट तक न सिर्फ समझाते रहेंगे, गाइड भी करते रहेंगे। आप पुराने बैच के जो बच्चे, कभी उनसे मैसेज करके पूछना, एक एक बच्चे को बीच बीच में पर्सनली मैसेज कर करके पूछ लेता हूं कि पढ़ाई चल रही है कि नहीं, ग्रुप में जाके अचानक से पूछ लेता हूं पढ़ाई चल रही है या नहीं। टेस्ट भी लेंगे बीच में, किस किस ने कितना पढ़ा है ये सब भी पता चलेगा। 1 नंबर के असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, इतने जबरदस्त असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, आपने देखे नहीं होंगे, बहुत जबरदस्त असाइनमेंट मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आपके घर परिवार में, यार में, दोस्त में जो भी है, अगर वो हैं तो उनको भी बस बोलना है कि अगर इंग्लिश पढ़नी है तो रैंकर्स गुरुकुल से, आरजी विक्रमजीत ऐप से पढ़नी है, प्रशांत सर से पढ़नी है। आपको बाकी दूसरी जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्टिव, चारों की तैयारी, प्री मेंस सबकी तैयारी, भारत का जो भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है सबकी तैयारी, कैट लेवल की भी इंग्लिश ग्रामर यहां पे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लेवल की ग्रामर यहां पे करा दूंगा, बिल्कुल जीरो से लेके और टॉप लेवल तक, जीरो से उठा रहा हूं, देख रहे हो, सब्जेक्ट को भी बता रहा हूं क्या होता है, ऑब्जेक्ट को बता रहा हूं क्या होता है, और उस लेवल तक जाऊंगा जहां तक अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंचा सकते आपको। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे लोग अपने यार दोस्त घर परिवार सब में बताएं कि नया बैच शुरू हुआ है, बैच को लें, लाइव क्लासेस डेली लें, लाइव क्लासेस से इंटरेक्शन होता है, मैं आपको जान पाऊंगा, आप मुझे जान पाएंगे, आपके कमेंट में देखूंगा तो आपको जान पाऊंगा, अगर आपको जान पाऊंगा तो आपको बीच बीच में मैसेज करके भी पूछ सकता हूं कि बताइए जी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब जान ही नहीं पाऊंगा तो कैसे पूछ पाऊंगा, ये तो मेरी गलती नहीं है ना। फोन नंबर भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी आपसे बातें करी जाएंगी, टेलीग्राम पे भी बातें की जाएंगी, हर जगह रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आपने अब तक बैच नहीं परचेज करा है, बैच को परचेज कर लें, बैच को ले लें आप लोग। बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, 897 रुपए, ज्यादा नहीं है। 897 रुपए से ज्यादा का तो कंटेंट आपको दे दूंगा मैं, क्लास का पढ़ाना तो बोनस है, फ्री है, जो नॉलेज आपको मिल रही है ना वो तो फ्री है। 897 का तो सिर्फ पीडीएफ मिल जाएंगे आपको इतने की तो। और उसके अलावा मेरी क्लासेस की एक जो बहुत खास बात रहती है वो ये है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे मुझे बार बार बताते हैं कि सर आपकी क्लासेस में इंग्लिश के साथ साथ में लाइफ लेसन्स बहुत मिलते रहते हैं, बीच बीच में चीज़ें जो जनरल जिंदगी में, हमारी दैनिक जिंदगी में जो चीज़ें काम की हैं वो बहुत सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें भी मिलती रहेंगी। तो सारे लोग जिन्होंने बैच को अब तक ज्वाइन नहीं किया, आज ही परचेज कर लें इंग्लिश स्पेशल बैच, रैंकर्स 2.0 बैच है हमारा, रैंकर्स 2.0 बैच है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच जरूर ले लें, ठीक है। इसी के साथ में, इसी नोट के साथ में ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, आगे मिलेंगे कल की वीडियो में शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।